Hello and namaskar to everyone. I am Apurva Suman, present with one important video of nationalism in Europe, that is chapter number 1 of history. इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू सारे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है। अगर आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो बिलीव मी आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा करोगे। और इसीलिए इस पूरे वीडियो सीरीज का जो टारगेट है वो 90 प्लस दिया गया है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, यू विल बी इजीली बी एबल टू स्कोर 90 प्लस इन योर सोशल साइंस एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस गो इनटू द क्वेश्चन। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी गिसिपी मेजेनी एंड ऑप्शन नंबर डी गरीबल्दी। ना आपको मालूम है कि जर्मन की यूनिफिकेशन में जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे ऑटो वन बिस्मार्क। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मन यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और आपको मालूम होगा कि दैट इन द ईयर 1871 Germany was unified and he played the important role in the unification of Germany. Question number 2. When was Ireland forcibly incorporated into United Kingdom? Option number A 1798, option number B 1801, option number C 1800 and option number D 1799. आप सभी को मालूम है कि आयरलैंड जो है उसको फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। सो आपका ऑप्शन नंबर बी 1801 जो है वो सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न स्टेट, ऑप्शन नंबर बी आउटर पार्ट ऑफ यूरोप, ऑप्शन नंबर सी बाल्कन स्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी मिड यूरोप। तो हमको मालूम है कि सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में जो है वो 1871 के बाद बाल्कन स्टेट में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वहां पर हुआ था। और हमें मालूम है कि बाल्कन स्टेट जो है वो कंट्रोल किया जाता था, मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ बाल्कन स्टेट वाज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन अंपायर। और ऐसा था कि बहुत सारे बाल्कन स्टेट जो थे वहां पर नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज होने का रीजन क्या था? मेनी ऑफ द स्टेट्स वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑटोमन अंपायर। और उसी ऑटोमन अंपायर से फ्री होने वाले स्टेट्स पे कब्जा करने के प्लानिंग में बहुत इंपीरियल स्टेट्स थे। दैट इज व्हाई इट बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, who was proclaimed the king of unified Italy in 1861? We all are aware कि 1861 में इटली यूनिफाई हुआ था। तो who was proclaimed king of unified Italy in 1861? and the options are A Victor Emmanuel II, option number B Louis Philippi, option number C Mazzini and option D Cavour. Now the answer is Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of unified Italy. क्वेश्चन नंबर 5, विच सेंटेंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूटोपियन सोसाइटी? कौन सा सेंटेंस है जो यूटोपियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन नंबर ए अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल, ऑप्शन बी अ सोसाइटी विद अ कंप्रिहेंसिवनेस, ऑप्शन नंबर सी अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड ऑप्शन नंबर डी एन आइडियल सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन आइडियल सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड। और चैप्टर के स्टार्ट में ही इस पेंटिंग के बारे में जिक्र किया गया है जो कि फ्रेडरिक सोरो ने बनाया था। उस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरो ने एक यूटोपियन सोसाइटी को ही डिस्क्राइब करने का कोशिश किया था, वेयर ही सीज दैट अ पीपल ग्रुप ऑफ पीपल आर मार्चिंग बाय द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और उसको उन्होंने डेमोक्रेटिक तौर पे दिखाने का कोशिश किया था कि कंट्रीज जो है वो कंजर्वेटिव रिजाइम से बाहर निकल करके, मोनार्की रिजाइम से बाहर निकल करके, और वो अब डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सारे जो कंट्री है वहां पर उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो रिपब्लिक की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे रिजाइम को दिखाने का कोशिश किया गया था फ्रेडरिक सोरो के द्वारा, एंड दैट वाज यूटोपियन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी एन आइडियल सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी गेव ग्रीस a recognition of an independent nation in the year 1832? Option number A Treaty of Vienna, option number B Treaty of Versailles, option number C Treaty of Lausanne and option number D Treaty of Constantinople. So the answer is going to be Treaty of Constantinople. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्योंकि बहुत बार ये रिपीटेड हो चुका है. सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन द ईयर 1832. और हमें ये मालूम होना चाहिए दैट ग्रीक वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन अंपायर, जहां पर ग्रीक फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो 1821 से स्टार्ट होता है एंड फाइनली इन द ईयर 1832 by the Treaty of Constantinople, Greece was recognized as an independent nation. Now, question number 7. Who formed the secret society called Young Europe and Young Italy? Option number A is Mazzini. Option B is Metternich. Option C, Otto von Bismarck. And option D is Cavour. Now, मालूम होना चाहिए कि उस समय सीक्रेट सोसाइटीज का एक तरीके से स्टार्ट हुआ था, जो कि यूरोप में यंग यूरोप और यंग इटली जो है वो फॉर्म किया गया था आपका गिसिपी मेजनी के द्वारा. तो यंग यूरोप जो है वो आपका एंड यंग यूरोप एट मर्सलस एंड यंग इटली इन बर्न. सो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया गया था गिसिपी मेजनी के द्वारा, हु वाज बोर्न इन द ईयर 1807, जो आप जाकर के पढ़ोगे आगे. क्वेश्चन नंबर 8. हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड? ए मेजिनी, बी मेटरनिक, सी ऑटो वन बिस्मार्क एंड डी केवर. नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ये रिमार्क जो किया गया था वो किया गया था आपका ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि जब फ्रांस स्नीच करता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाता है. और आपको इनसे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट याद करना होगा कि ही इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर. और ये भी जो है बात उन्होंने ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, और ड्यूक मेटरनिक ने ये बात जो है वो गिसिपी मेजनी के बारे में कहा था, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि दो सीक्रेट सोसाइटी गिसिपी मेजनी के द्वारा फॉर्म किया गया था एंड दैट वाज यंग इटली एंड यंग यूरोप. सो यंग इटली वाज फॉर्म्ड एट मर्सलस एंड यंग यूरोप वाज फॉर्म्ड एट बर्न. Next question, question number 9. Which custom union was formed at the initiative of Prussia and joined by the German states, which reduced tariff barriers and reduced the number of currencies from 30 to 2? अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगा कि जुल्वरीन जो था वो एक कस्टम यूनियन था जिसको फॉर्म किया गया था प्रसिया के इनिशिएटिव से, जिसमें बाद में जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया था, और इसने टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस किया था, साथ ही साथ करेंसीज को 30 से 2 पर ला करके रखा था. एंड दिस कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1834. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन ऑफ दिस, ऑप्शन ए इज कस्टम एक्सचेंज, ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सी जुल्वरीन एंड ऑप्शन डी टैक्स टैरिफ. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जुल्वरीन, क्योंकि जुल्वरीन जो एक कस्टम यूनियन था जिसको प्रसिया ने इनिशिएट किया था, बाद में ज्यादातर जर्मनी के स्टेट्स उसमें जुड़ जाते हैं, जो करेंसीज को 30 से घटा करके 2 कर देता है. और ये जो आपका फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था 1834 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास्ड? ऑप्शन ए 1811, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1832 एंड ऑप्शन डी 1707. तो इसका आंसर होगा 1707. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है, और यही एक्ट ऑफ यूनियन के फॉर्म होने के बाद आपका ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन होता है. Now let us come to question number 11. The allegory of the German nation who wears a crown of oak leaves and the allegory of France was? तो ऑप्शन ए ब्रिटानिया एंड जर्मेनिया, ऑप्शन बी जर्मेनिया एंड यूनियन जैक, ऑप्शन सी मरियान एंड ब्रिटानिया एंड ऑप्शन डी जर्मेनिया एंड मरियान. तो एलेगरी ऑफ जर्मन हो जाएगा आपका जर्मेनिया एंड आपका फ्रांस का एलेगरी हो जाएगा मरियान. सो ऑप्शन डी जर्मेनिया एंड मरियान इज गोइंग टू बी योर आंसर. Now question number 12. In which year Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo? Option A 1804, option B 1797, option C 1801 and option D 1815. अगर आप इसके ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये चारों ऑप्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऐसे इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नेपोलियन से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल 1804 जो है, इन दिस ईयर नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एज द एम्पेरर ऑफ फ्रांस. 1797 नेपोलियन इन्वेडेड इटली. ऑप्शन नंबर डी 1815 ये करेक्ट आंसर होगा. इसी साल बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट किया गया था कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया एंड इंग्लैंड. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल? तो स्टेट जनरल का न्यू नेम क्या था? ऑप्शन ए फेडरल असेंबली, ऑप्शन बी स्टेट असेंबली, ऑप्शन सी पीपल्स असेंबली एंड ऑप्शन डी नेशनल असेंबली. नाउ नेशनल असेंबली इज गोइंग टू बी योर आंसर. Question number 14. In which year Napoleon invaded Italy? Option A 1777, option B 1797, option C 1780 and option D 1767. अब मैंने आपको बता रखा है, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी 1797, क्योंकि इसी साल नेपोलियन ने जो है वो इटली को इन्वेड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन ए रशियन अंपायर, ऑप्शन बी ऑटोमन अंपायर, ऑप्शन सी हैसबर्ग अंपायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका ऑटोमन अंपायर, क्योंकि बाल्कन रीजन जो है वो ज्यादातर आपका ऑटोमन अंपायर के अंडर था। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑटोमन अंपायर के अंडर रहने के कारण से बाल्कन रीजन में नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज हुआ था, और इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है दैट इट वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ टेंशन आफ्टर 1871। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि नेम द स्टेट विच लेड टू द इटालियन यूनिफिकेशन। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी वेनेसिया, ऑप्शन सी लोम्बार्डी एंड ऑप्शन डी सार्दिनिया पिडमोंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्टेट जिसने इटालियन यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाने का काम किया था दैट वाज ऑप्शन डी सार्दिनिया पिडमोंट। और सार्दिनिया पिडमोंट के ही थे केवर, जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। केवर, गिसिपी मेजेनी एंड गिसिपी गरिबल्दी, these three were the important personalities who helped in the unification of Italy. Question 17, how did Karol Krupinski celebrated national struggle? Option A opera, option B play, option C book and option D poetry. तो आंसर इज गोइंग टू बी ओपेरा। ओपेरा प्ले करके कार्ल कृपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया था, एंड इट इज वन ऑफ द वे टू स्प्रेड नेशनलिज्म एंड द प्रोसेस इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो ओपेरा प्ले करके कार्ल कृपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 18, what did weavers in Silesia revolt against? Option A, contractor who didn't pay them enough. Option B, insufficient supply of raw material. Option C, bad quality of raw material. Option D, tyrant rule. तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेसियन वीवर अपराइजिंग जो है वो 1845 में हुआ था, और ये हुआ था आपका कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो उनको ज्यादा पे नहीं किया गया था। सो ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टर हु डिडंट पे देम इनफ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। Question number 19, when were the conservative regimes set up in Europe? Option A 1815, option B 1820, option C 1830 and option D 1832. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1815। इन द ईयर 1815 कंजर्वेटिव रिजाइम वाज सेट अप, और हम लोग पढ़े भी हैं दैट आफ्टर नेपोलियन वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, द कंजर्वेटिव रिजाइम वाज सेट अप बाय द ट्रीटी ऑफ वियना व्हिच इज आल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ कांग्रेस और ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव। तो ये याद रखना है, 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुआ था यूरोप में। क्वेश्चन 20, बिफोर यूनिफिकेशन जर्मनी वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन नंबर डी 39। तो यूनिफिकेशन के पहले जर्मनी जो है वो कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का। आपने जब पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ वियना तो उसमें एक टर्म आता है जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वेयर लेफ्ट अनटच्ड। तो 39 कन्फेडरेशन में डिवाइडेड था जर्मनी आपका। सो ऑप्शन डी 39 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन 21, हु वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम गेनोआ? ऑप्शन ए जोहान गॉटफ्रेड हडर, ऑप्शन बी ड्यूक मेटरनिक, ऑप्शन सी गिस्पी मेजेनी एंड ऑप्शन डी गिसिपी गरिबल्दी। सो इटालियन रेवोल्यूशनरी जो गेनोआ से था वो थे आपके गिसिपी मेजेनी, जिनके बारे में ड्यूक मेटरनिक ने कहा था ही इज द बिगेस्ट इनेमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। सो ऑप्शन सी गिसिपी मेजेनी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टेरिटरीज डिड हैसबर्ग अंपायर रूल्ड ओवर? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी बोथ एंड डी नन। इसका ऑप्शन होगा सी बोथ, दैट मीन्स हैसबर्ग अंपायर रूल्ड ओवर बोथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। क्वेश्चन नंबर 23, what actions were taken in the name of the French nation? Option A, army was formed. Option B, social work was done. Option C, hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, custom duties were abolished. Option D, regular meetings were held. So option C is going to be your answer. Hymns were composed, oaths taken, martyrs commemorated, custom duties were abolished. So these were some of the steps that were taken in the name of French nations. और भी आप पढ़े होंगे स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, है ना, ये हम लोग पढ़े थे।
Apart from that, privilege by birth system was abolished. So these were the different things that were done in the name of the French nation. Now question number 14: in which year did Louis Philippe flee and the National Assembly was proclaimed a republic? Option A 1846, option B 1848, opशन C 1845 एंड ऑप्शन डी 1847. तो आपको मालूम होना चाहिए कि लुइस फिलिपी जो है वो 1848 में भाग जाते हैं, जिसके कारण से नेशनल असेंबली को एक रिपब्लिक प्रोक्लेम किया जाता है. क्वेश्चन 25: इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस? अभी जस्ट हम लोग पहले थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था. ट्रीटी ऑफ वियना विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिव्स और ट्रीटी ऑफ कांग्रेस. सो ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1834 एंड ऑप्शन डी 1915. सो ट्रीटी ऑफ वियना टुक प्लेस इन 1815. 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना आपका होता है. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26: the first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core word liberty, fraternity and equality was? Option A American Revolution, option B India's first war of independence, option C Russian Revolution, option D French Revolution. तो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था लुइस 16 के खिलाफ, वो पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का नारा आपका दिया था. ठीक है. क्वेश्चन 27: व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज? ऑप्शन ए कोड ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, ऑप्शन सी नेपोलियनिक कोड, ऑप्शन डी नेशनल कोड. तो इसका आंसर होगा आपका नेपोलियनिक कोड, क्योंकि हमको मालूम है कि 1804 में नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्पायर घोषित करता है और कुछ चेंजेस लाता है. दोस चेंजेस वेर नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर. क्वेश्चन 28: अ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटली वाज एस्टैब्लिश्ड इन ए बर्न, बी ज्यूरिक, सी गेनोवा एंड डी मर्सलेस. अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग ये चीज कर रहे थे ना. सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली जो है वो स्टैब्लिश हुआ था आपका मर्सलेस में. सो ऑप्शन डी मर्सलेस इज गोइंग टू बी योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 29: डैश रिजाइम्स imposed censorship laws to control what was said in newspaper, book, plays and songs and reflected the idea of liberty and freedom. कौन सा रिजाइम सेटअप किया गया था जिसने सेंसरशिप लगाया था, न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया था, बुक्स, प्लेस वगैरह जो भी चीज़ें थी उसको कंट्रोल करके और फ्रीडम और लिबर्टी के आइडिया को कंट्रोल करने का कोशिश किया था? ऑप्शन ए मोनार्की, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी सेकुलर एंड ऑप्शन नंबर डी कंजर्वेटिव. सो ऑप्शन डी कंजर्वेटिव रिजाइम इज गोइंग टू बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 30: चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो हु विजुअलाइज्ड इन हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी स्विस, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन. तो नेशनलिटी पता करना है फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरो का. अब आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है कि फ्रेडरिक सोरो का नेशनलिटी जो है वो फ्रांस का है. दैट मीन्स ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. तो फ्रेंच आर्टिस्ट क्वेश्चन में ही लिखा जा चुका है. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंच. क्वेश्चन नंबर 31: हु गेव द थ्योरी अबाउट व्हाट इज अ नेशन स्टेट? नेशन स्टेट का थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रेनन, ऑप्शन बी सोरो, ऑप्शन सी मेजिनी एंड ऑप्शन डी गैरिबल्दी. तो आपको मालूम चलेगा कि इसका आंसर है ए अर्नेस्ट रेनन हु गेव द थ्योरी अबाउट व्हाट इज अ नेशन. क्वेश्चन नंबर 32: इन विच ईयर बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉट बाय नेपोलियन? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1801 एंड ऑप्शन डी 1813. सो बैटल ऑफ लिप्जिक नेपोलियन किसके द्वारा कब फॉट किया गया था? तो बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉट बाय नेपोलियन इन द ईयर 1813. 1813 में नेपोलियन के द्वारा बैटल ऑफ लिप्जिक फॉट किया गया था और ये लड़ा गया था आपका रसिया के खिलाफ में. और आपको मालूम होगा इसी के बाद नेपोलियन अपने टेरिटरीज को लूज करना स्टार्ट करते हैं. सो इन द ईयर 1813 बैटल ऑफ लिप्जिक वाज फॉट. क्वेश्चन नंबर 33: about whom Metternich described as the most dangerous enemy of the social order? A. Mazzini, B. Garibaldi, C. Cavour, D. Otto von Bismarck. So answer is ऑप्शन ए मेजिनी. मेजिनी के बारे में ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि वो सबसे डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर के. चलिए लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 34. अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और उनके साथ भी शेयर करें जो आपके फ्रेंड है जो क्लास 10th का एग्जाम दे रहा है, ताकि उनको भी फायदा हो सके और आपको भी फायदा हो सके. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लोगों को भी बोलिए शेयर करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 34: हु क्लेम दैट द जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल? दास वोक. ए कारोल कर्पंस्की, बी लॉर्ड बायरन, सी केवर, डी जोहान गॉटफ्रेड हडर. सो इसका आंसर होगा जोहान गॉटफ्रेड हडर, क्योंकि इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि जर्मन कल्चर जो है, लॉस्ट जर्मन कल्चर है, उसको डिस्कवर किया जा सकता है दास वोक के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 35: ऑन 18th May डैश
831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament. Option A 1815, option B 1832, option C 1848 and option D 1878. सो इसका आंसर हो जाएगा 1848, क्योंकि 18 मई 1848 को ही 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाते हैं और जा करके पार्लियामेंट को बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हुआ था सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में प्रेजेंट था, इसीलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन 36, इन प्रशिया हु वाज रिफर्ड एज जंकर्स? ए फैक्ट्री ओनर्स, बी एरिस्टोक्रेट्स, सी लार्ज लैंड ओनर्स एंड डी मिलिट्री। तो आंसर इज गोइंग टू बी लार्ज लैंड ओनर्स। लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनको प्रशिया में जंकर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट? ए सेंट पॉल चर्च, बी सेंट पीटर चर्च, सी सेंट पारस एंड डी नन। ऑप्शन ए सेंट पॉल चर्च इज गोइंग टू बी योर आंसर। Question 38, when did the Greek struggle for independence begin? Option A 1821, option B 1797, option C 1850 and option D 1800। ये पहले ही बताया जा चुका है, तो ऑप्शन A 1821 is going to be your answer। Question number 39, how many wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification? तो 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ कितने वॉर्स लड़े गए? अब आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस 3 कंट्री है, तो 3 वॉर लड़े गए होंगे। सो ऑप्शन बी 3 इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी स्टेट्स? ऑप्शन ए 39, बी 3, सी 7 एंड डी 2। आपको मालूम होना चाहिए दैट इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में इटली जो है वो आपका डिवाइडेड था। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड? ए इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सी राइट टू प्रॉपर्टी एंड डी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। आपको मालूम होना चाहिए कि नेपोलियनिक कोड में नेपोलियन ने कई सारे रिफॉर्म्स लाने का कोशिश किया था जो कि अच्छा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाला जो फीचर था वो नेपोलियनिक कोड का फीचर नहीं था। सॉरी, माफ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो आपका ऑप्शन नहीं था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन एंड प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो नेपोलियन लेकर के नहीं आए थे। ऑप्शन बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, a merchant traveling in 1834 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through dash? ऑप्शन ए 11 कस्टम बैरियर्स, ऑप्शन बी 12 कस्टम बैरियर्स, ऑप्शन सी नो बैरियर्स एंड ऑप्शन डी 1 बैरियर। सो इसका आंसर होगा आपका 11 कस्टम बैरियर्स। 11 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ता था। क्वेश्चन 43, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्पेन, बी जर्मनी, सी प्रशिया एंड डी ऑस्ट्रिया। सो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली जो था, सबसे अपर पार्ट जिसको कहते हैं, वो कंट्रोल में था आपका ऑस्ट्रिया का। और चीज याद रखना है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉप एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इटली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन। सो ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंट्री गॉट द कंट्रोल ओवर पोलैंड इन द ट्रीटी ऑफ वियना? ऑप्शन ए प्रशिया, बी ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस एंड डी रसिया। सो ऑप्शन नंबर डी रसिया इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि रसिया को पोलैंड के ऊपर आपको कंट्रोल करने का मौका मिला था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में। क्वेश्चन 45, विच कंट्री ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830? जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के बाद कौन सा कंट्री जो है वो आपका नेदरलैंड से अलग हो जाता है? ऑप्शन ए ग्रीस, बी आयरलैंड, सी स्कॉटलैंड एंड डी बेल्जियम। सो आंसर इज गोइंग टू बी बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो अलग हो जाता है जुलाई रेवोल्यूशन के बाद। क्वेश्चन 46, इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक डैश लैंग्वेज? ए जर्मन, बी इटालियन, सी फ्रेंच एंड डी पॉलिश। तो गैलिसिया में एरिस्टोक्रेसी जो है वो पॉलिश लैंग्वेज को बोला करते थे। सो ऑप्शन नंबर डी पॉलिश इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन 47, द डैश विच हैव बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रेस्टोर्ड टू पावर आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना? ए स्पेन डायनेस्टी, बी ब्रिटेनिया डायनेस्टी, सी बर्बन डायनेस्टी, डी ऑल ऑफ दिस। तो ये आंसर हो जाएगा बर्बन डायनेस्टी। लुईस 16 इसी बर्बन डायनेस्टी से आते थे, जिसको नेपोलियन ने डिफीट किया था। नेपोलियन ने नहीं डिफीट किया था, मतलब वो उनके खिलाफ रेवोल्यूशन हुआ था और रेवोल्यूशन के बाद वो हट चुका था, तो उसी डायनेस्टी को दोबारा जो है वो बनाया गया था, आपका रिस्टोर किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में। क्वेश्चन 48, who believed in the establishment of older regime and denied new or sudden changes? A monarchy, B aristocracy, C socialist और D conservatism। तो कौन ऐसे होते हैं जो ओल्डर रिजाइम पे
बिलीव करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे और नए चेंजेस को डिनाई कर देते हैं, दीज आर कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिज्म आपका 1855 1815 के बाद आपका यूरोप में स्टैब्लिश हुआ था। सो ऑप्शन डी कंजर्वेटिज्म। क्वेश्चन 49, डैश इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द सिटीजंस ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ऑप्शन ए सफरेज, ऑप्शन बी मेमोरेंडम, ऑप्शन सी नॉर्मन एंड ऑप्शन डी इज प्लेबिसाइड। सो आंसर इज डी प्लेबिसाइड, वेयर समवन इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, इटालियन प्रिंसली हाउस रूल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिफोर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ए सार्डिनिया पिडमोंट, बी लोम्बार्डी, सी वेनेसिया एंड डी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्डिनिया पिडमोंट, क्योंकि इस पे रूल करते थे यूनिफिकेशन के पहले इटालियन प्रिंसली हाउसेस। यहीं पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 50 क्वेश्चंस है, अगर ये 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हो और इससे रिलेटेड ऑप्शंस को थोड़ा सा जान लेते हो तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है, इस क्वेश्चंस को आप कर लोगे और आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे एक मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।